तो भाई क्या हो जब आप फंस जाओ एक ऐसे आइलैंड में जहाँ पर सिर्फ लड़कियां रहती हो और उनके बीच में सिर्फ आप ही एक लड़के हो, जिस वजह से सारी लड़कियां आपसे शादी करना चाहती हैं। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? मैं ऐसा इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर अकीटो के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो भी ऐसे ही आइलैंड में फंस जाता है और फिर उसके साथ क्या होता है और कैसे वो लड़कियां उसके साथ क्या क्या करती हैं, ये सब तो भाई आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाओ, क्योंकि ऐसे नरम और गरम एनिमे हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो बिना बीसी किए लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर अकीटो अपने फादर से लड़कर अपना घर छोड़कर निकल जाता है और कहता है कि वो उनके बिना भी रह सकता है। अकीटो जैसे तैसे कर कर एक शिप में बैठ जाता है, लेकिन अपनी लापरवाही के चलते वो समुद्र में गिर जाता है। लहरें बहुत ज्यादा ही होती हैं, जिस वजह से हमारा बंदा बहने लग जाता है। उसे बहता देखकर शिप के कैप्टन उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं और उसकी तरफ एक ट्यूब फेंकते हैं जिसे कि वो पकड़ लेता है। और यहाँ पर अकीटो समझ चुका था कि अब वो कैप्टन उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, उसे अपनी मदद खुद करनी होगी। तो वो उस ट्यूब की मदद से एक आइलैंड ढूंढने की कोशिश करता है तैरते तैरते, लेकिन भाई इतने में ही एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसे अपने चपेट में ले लेती है। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि हमारे अकीटो की कहानी यहीं पर खत्म होती है और इस एनिमे का शुरुआत होने से पहले ही अंत हो जाएगा। लेकिन तभी एक शानदार रोशनी के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि भाई अपने छोटे से सुअर के साथ मछली पकड़ रही होती है। इस लड़की का नाम सुजोनो है, जो कि सुबह से मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक इसके हाथ में एक भी मछली नहीं आई। तभी अचानक से इसके कांटे पर कुछ भारी चीज फंस जाती है। उसे लगता है कि आज तो भाई चांदी हो गई, बहुत बड़ी मछली फंसी, लेकिन ये मछली नहीं मछला होता है। मतलब हमारा अकीटो सुजुनो अकीटो को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी वजह से अकीटो की ऐसी हालत हुई है। तो वो जल्दी से घबराते हुए अकीटो को उठाने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वो उसे 2-4 चांटे मारती है, जिससे कि हमारे बंदे की हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा ही खराब होने लगती है और भाई वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। इस पॉइंट पर सुजुनो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने दादाजी का एक नुस्खा याद आता है, जो कि और कुछ नहीं सीपीआर है। तो वो यहाँ पर बिना सोचे समझे अकीटो को सीपीआर देने लगती है, जिसे कि 2 मिनट के लिए हमारा बंदा फुल एंजॉय भी करता है। लेकिन इससे भी अकीटो की हालत में कुछ सुधार नहीं आता है। तो सुजुनो उसे अपने विलेज में ले जाती है। भाई उसे देखने के लिए पूरा विलेज ऐसे आया होता है जैसे कि उन्होंने आज से पहले कोई लड़का देखा ही नहीं था। यहाँ पर सुजुनो की दादी उन सभी को चिल्लाकर भगा देती है, जिसके बाद वो अकीटो का चेकअप करने लगती है, जिसके लिए वो अकीटो के पैंट में झांकने की कोशिश करती है। और जब वो उसके हथियार को देखती है तो वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और सुजुनो से कहती है कि तुम्हें पता है तुम किसे लेके आई हो? ये एक लड़का है। जो सुनते ही वहाँ पर जितनी भी औरतें होती हैं वो वहाँ पर घेरा लगा लेती हैं, जिसे देखकर सुजुनो की दादी वापस से उन पर चिल्लाने लगती है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर अकीटो को भी होश आ जाता है और वो इतने सारे लोगों को अपने पास देखकर काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो सुजुनो को देखता है और उसे याद आता है कि यही वो लड़की है जिसने की उसे मीठी मीठी सीपीआर दी थी। तो वो वहीं पर रुक जाता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा बंदा पूरा टनाटन होकर सुजुनो के घर पर आराम से खाना खा रहा होता है और सुजुनो से पूछता है कि तुम्हें पता है कि इस आइलैंड की लोकेशन क्या है और यहाँ से निकला कैसे जा सकता है? इस पर सुजुनो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हमारे पूर्वज यहाँ पर सालों साल पहले आए थे और यहीं पर फंस गए, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस आइलैंड में पीसफुली रहेंगे और हम लोग उनकी 3rd जनरेशन है और हम भी यहाँ पर कैसे भी कैसे कर सर्वाइव कर ही रहे हैं। जिसके बाद सुजुनो अकीटो को विलेज घुमाने ले जाती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि इस पूरे विलेज में 99.9% लड़कियां रहती हैं और कोई भी मर्द है ही नहीं। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। फिर सुजुनो अकीटो को अपने छोटे से पिग से मिलाती है, जो कि उसका पेट है। इतने में ही वहाँ पर नाना नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि आते के साथ ही साथ अकीटो के सामने सुजो की बुराई करने लगती है और उससे कहती है कि तुम ये बेकार लड़की के साथ कहाँ घूम रहे हो, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जन्नत दिखाती हूँ। ये सुनकर सुजो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और नाना के ऊपर पत्थरों से अटैक करने लगती है, पर नाना उसके हर एक अटैक को आराम से डॉज कर लेती है। लेकिन वो जिस पत्थर के ऊपर खड़ी होती है
उसका पैर उससे फिसल जाता है और नाना डायरेक्ट जमीन पर आकर गिर जाती है। लेकिन अकीटो और सुजुनो उसे टोटल इग्नोर करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, जिसे देखकर नाना को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो अपने पॉइजन निडल को बाहर निकालती है और सुजुनो के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करती है। लेकिन उतने पे ही एक गाड़ी आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे कि नाना का निशाना चूक जाता है और वो निडल डायरेक्ट हमारे अकीटो को लग जाती है और हमारा बंदा पूरी तरीके से पॉइजनस हो जाता है। सुजुनो उसे डायरेक्ट अपने घर ले जाती है, जहाँ पर नानी उससे कहती है कि अगर तुम्हें इसके पॉइजन के असर को कम करना है तो तुम्हें इसका चूसना पॉइजन। आप लोग क्या समझे? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो सुजुनो ऐसा ही करती है और अकीटो को अपने रूम में ले जाकर उसके पॉइजन को बाहर निकालने लगती है, जिससे कि थोड़ी ही देर में हमारा बंदा वापस से नॉर्मल हो जाता है। और सुजुनो ने उसके लिए कुछ काढ़ा भी बनाया होता है, जिसे कि वो उसे दे देती है। जैसे ही अकीटो उसे पीता है तो भाई वो खून की उल्टी करने लग जाता है, क्योंकि भाई वो काढ़ा इतना ज्यादा ही बुरा होता है। लेकिन फिर भी अकीटो को वो काढ़ा पीना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो सुजुनो उसे उस दिन की तरह मार मार के वापस से ढेर कर देगी। यहाँ पर सुजुनो अकीटो से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, जिस पर सुजुनो उसे बताती है कि मेरी फैमिली में दादी के अलावा कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर अकेले सिर्फ अपनी दादी के साथ रहती हूँ। फिर सुजुनो अकीटो से कहती है कि अब तुम्हें नहा लेना चाहिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बंदा आराम से हॉट स्प्रिंग में नहाने के मजे ले रहा होता है और भाई सुजुनो के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद कर रहा होता है। तभी अचानक से सुजुनो भी वहाँ पर आ जाती है अकीटो के साथ नहाने के लिए, जो देखकर हमारा बंदा काफी ज्यादा ही शर्माने लग जाता है। और भाई सुजुनो को वहाँ देखते हुए नाना भी टूट पड़ती है और फिर हमारा बंदा दोनों के साथ एक बाथटब में, वो भी गरम गरम पानी के साथ नहाता है। या कहें कि इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सुजुनो अकीटो को उठाने के लिए आते हैं। लेकिन वो जैसे ही उसके बिस्तर को उठाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर अकीटो है ही नहीं, क्योंकि भाई उसको नाना ने किडनैप कर लिया है और वो अपने एक पंछी जैसे पेट के पीछे उसे बांध कर ले जा रही है। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की रस्सी बांध देती है, जिससे टकरा कर नाना दूर जाके गिरती है। और ये जो लड़की हमारे बंदे की मदद करने की कोशिश कर रही है, उसका नाम रिन है। वो यहाँ पर अकीटो से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा ही जरूरत है, रातों को मुझे नींद नहीं आती, तो क्या तुम मुझे सुलाओगे? लेकिन उतने में ही वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है अपने बड़े से भालू के ऊपर सवार होकर, और वो कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी, आओ मेरे साथ। जिस पर हमारा अकीटो कंफ्यूज होकर उससे कहता है कि अब तुम कौन हो? तो वो लड़की अपने भालू की मदद से हमारे अकीटो को पेल देती है और फिर यहाँ पर वो रिन भी उड़ जाती है और उस भालू वाली लड़की से कहते हैं कि तुम ऐसे मेरे सामने से अकीटो को नहीं छीन सकते हो। और ऐसे ही करते हुए रिन और ये भालू वाली लड़की आपस में लड़ने लग जाते हैं और इसी लड़ाई का फायदा उठाते हुए हमारा बंदा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसे क्या पता थी कि वही तीनों लड़कियां नहीं है जो कि उसे पाना चाहती हैं। यहाँ पर पूरा विलेज हमारे बंदे के पीछे होता है और वहाँ की सारी लड़कियां अकीटो को हवस भरी नजरों से देख रही होती हैं, जो देखकर हमारा बंदा पेड़ के पीछे छुप जाता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तभी उसके पास एक सीधी सादी लड़की आती है, जिसे देखकर हमारे बंदे को लगता है कि शायद ये मेरी मदद करेगी। लेकिन बाद में उसे भी उसके इरादे पता चलते हैं। उस लड़की का नाम चिसातो होता है। चिसातो उसे अपनी रस्सियों से बांधने वाली होती, लेकिन इतने में ही एक दूसरी लड़की आकर उसके ऊपर निडल से अटैक कर देती है और चिसातो को वहीं पर बेहोश कर देती है। हमारा बंदा उस खूंखार लड़की से बचने के लिए भागता है, लेकिन वो देखता है कि भाई अब तो पूरे विलेज की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं, जो देखकर हमारे अकीटो की फट के 64 हो जाती है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तभी अचानक से उसे बचाने के लिए वहाँ पर सुजुनो आ जाती है और उन सभी को रोक लेती है। वो सभी लोग सुजुनो से कहते हैं तुम अकेले ही अकीटो को अपने पास नहीं रख सकती हो, हमें भी चाहिए। तभी वहाँ पर सुजुनो की ग्रैनी आ जाती है, जो कि उन सभी को भगाने लगती हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं भागती हैं। ये देखकर अकीटो डिसाइड करता है कि वो ही यहाँ से चला जाएगा, तो वो जल्दी से एक बोट उठाता है और उसमें बैठकर निकल जाता है। वो देखता है कि सारी लड़कियाँ उसे अच्छी तरीके से गुड बाय कर रही हैं। ये देखकर उसे बड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे और अब ये मुझे खुशी खुशी विदा कर रहे हैं। वो जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचता है, वैसे ही उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल जाता है। जब वो एक भंवर में फंस जाता है और वापस से आइलैंड पर आ जाता है, ग्रैनी उससे कहती है कि तुम्हारा ये सब करना बेकार है, तुम इस आइलैंड से बाहर नहीं निकल सकते हो, इसीलिए हार मान जाओ। लेकिन अकीटो हार मानने का नाम नहीं लेता है और वापस से लग जाता है इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए। और एक पॉइंट पर तो वो ऑलमोस्ट आइलैंड से बाहर भी चला जाता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी वेल उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसकी बोट को तोड़ देती है, जिससे अकीटो पानी में डूबने लग जाता है। लेकिन सही समय पर सुजुनो आकर उसे बचा लेती है और यहाँ पर अकीटो को पता चलता है कि ये जो
बड़ी सी वेल है वो असल में इन सभी लड़कियों की पेट है, जो कि असल में हमारे अकीटो को एक बड़ी सी मुसीबत से बचाने के लिए आई थी, जो कि असल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक भंवर था, जो देखकर अकीटो समझ चुका था कि वो कैसे भी कर इस विलेज से बाहर नहीं निकल सकता है। तो अब ना चाहते हुए भी हमारे बंदे को उन सभी लड़कियों के साथ उस विलेज में रहना पड़ता है। यहाँ पर रात के टाइम सुजुनो उसे अपने आइलैंड की पूरी कहानी बताती है कि आज से 12 साल पहले इस आइलैंड में एक काफी बड़ी सुनामी आई थी, जिस वजह से इस आइलैंड के सारे लड़के मारे गए। जो सुनकर अकीटो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी सुजुनो उससे कहती है कि चलो अब सोने का समय हो गया है। जो सुनकर अकीटो उससे पूछता है कि आखिर मैं कहाँ सोऊंगा। इस पर सुजुनो कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ सोओगे। जो सुनकर हमारे बंदे के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो तुरंत ही बिस्तर पे जाकर लेट जाता है और सुजुनो का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर नाना आ चुकी है, जो कि इस बार भी अकीटो को किडनैप करने आई थी। वो अकीटो को बेहोश कर उसकी जगह पर एक सब्जी रखने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सुजुनो आ जाती है, जो कि उसे ये सब करते हुए देख लेती है। सुजुनो उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर वही दोनों अकेले नहीं हैं। वो देखते हैं कि इस जगह पर विलेज की सारी लड़कियां आ चुकी हैं, जो कि असल में अकीटो को किडनैप करने के लिए आई थी। ये सब देखने के बाद ग्रैनी की दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि कल मैं इन सब चीजों का फैसला करूंगी। अब अगले दिन ग्रैनी एक मीटिंग बुलाती हैं और सभी लड़कियों को एक कंपटीशन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि तुम सभी में से जो सूरज डूबने से पहले अकीटो को टच कर लेगी वो इस कंपटीशन को जीत जाएगी और फिर मैं खुद उसकी शादी अकीटो से कराऊंगी। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए। यहाँ पर ग्रैनी जैसे ही स्टार्ट कहती हैं वैसे ही अकीटो भागने लग जाता है और सोचता है कि मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी स्पीड उन सभी से ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सारी लड़कियां ठीक उसके पीछे हैं और भाई भूखे भेड़िया की तरह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ये देखकर हमारे बंदे की फटके 32 हो जाती है। लेकिन तभी सुजुनो पीछे से आती है और उन सभी लड़कियों के ऊपर अपने पिगी को फेंकती है, जिससे टकराते ही वो सभी वहाँ पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर अकीटो भी वहाँ से भागने लग जाता है। थोड़ी आगे पहुँचने पर अकीटो को रिन मिलती है, जो कि उससे कहती है कि कहाँ जा रहे हो राजा जी, तुम तो अब मेरे ही हो। और फिर वो अकीटो के साथ शादी के सपने सजाने लगती है और भाई हनीमून का पैकेज भी बुक कराने के बारे में सोचती है। लेकिन तभी सुजुनो आकर उसे एक ही लात में कोने में ढेर कर देती है। सुजुनो देखती है कि अकीटो के पीछे एक और लड़की है, जो कि और कोई नहीं चिसातो थी। चिसातो अकीटो के पास जाती है, जिसे देखकर अकीटो डर जाता है। लेकिन वो उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर टच करने नहीं आई हूँ। वैसे भी मेरी बहुत ज्यादा ही छोटी उम्र है, इसलिए मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती हूँ। मैं बस तुम्हें एक चीज बताने आई हूँ, मैं तुम्हें सूरज डूबने तक की एक सेफ जगह पर छुपा सकती हूँ, जिससे कि वो लड़कियाँ तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगी और तुम उनसे शादी नहीं करोगे। जिसकी बातों पर हमारा बंदा आ भी जाता है। लेकिन असल में चिसातो कैसी लड़की है वो तो आप लोग जानते ही हैं। चिसातो उसे ले जाती है। तभी आगे जाकर उसे एक मशरूम दिखता है, जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमारे अकीटो से कहती है कि प्लीज तुम उस मशरूम को ला सकते हो। असल में ये एक ट्रैप होता है, जो कि चिसातो ने अकीटो को फंसाने के लिए बिछाया था। लेकिन भाई चिसातो की बेवकूफी की वजह से वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाती है। अकीटो देखता है कि वहाँ पर और भी लड़कियां बची हुई हैं, जिनसे बचने के लिए अकीटो भागना स्टार्ट कर देता है। पीछे से सुजुनो एक एक कर उन सभी लड़कियों को ठिकाने लगा रही होती है। तभी अकीटो के सामने एक नदी आ जाती है, जिसे पार करने के लिए वो जैसे ही जंप मारता है वैसे ही वो एक लड़की को देखता है, जिससे बचने के लिए अकीटो डायरेक्ट नदी में कूद जाता है। नदी का बहाव इतना ज्यादा ही होता है कि वो बहते बहते एक झरने तक पहुंच जाता है। यहाँ पर अकीटो को लग रहा होता है कि बस मेरी कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है। सुजुनो उसे बचाने के लिए डायरेक्ट कूद पड़ती है, लेकिन जब तक वो अकीटो को बचा पाती उससे पहले ही एक और लड़की अपने पोकेमॉन के ऊपर सवार होकर अकीटो को पकड़ लेती है और अपने साथ उड़ाने लग जाती है। अकीटो यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, और ये कहते हुए वो ज्यादा हिल डुल रहा होता है, जिससे कि उस पोकेमॉन को दिक्कत होती है और वो डायरेक्ट अकीटो को छोड़ देता है और अकीटो फुल स्पीड में नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी सुजुनो का पिग अपनी नाक में हवा भरकर एक एयर बैग बना लेता है और अकीटो को सेफली जंगल में लैंड करा देता है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम और खतरा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अकीटो एक ऐसे जंगल में गिरा था जहाँ पर भाई नरभक्षी पौधे रहते थे, जिन्हें कि इंसान खाना बहुत ज्यादा ही पसंद था।
अकीटो जैसे तैसे कर उन सभी से अपनी जान बचाता है कि तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर अकीटो की फट जाती है। लेकिन फिर वो ध्यान से देखता है कि भाई वो तो एक क्यूट सा मोटा सा पांडा है। अब अपने बारे में मोटा सुनकर पांडा की हट जाती है और वो अपने पंजों से अकीटो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुजुनो आ जाती है, जो कि पांडा को पकड़कर एक पटकी देती है। सुजुनो उस पांडा को हराने के बाद अकीटो को हाथ देती है उसे उठाने के लिए। अकीटो उसे टच करने से थोड़ा सा घबरा रहा होता है और फिर सोचता है कि अगर मेरी इसके साथ शादी हो गई तो मेरे तो मजे ही मजे आ जाएंगे। लेकिन जब तक वो हाथ बढ़ा पाता उससे पहले ही वो पांडा उठ जाता है और सुजुनो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन सुजुनो तो हट जाती है, पर वो अटैक लग जाता है अकीटो को और अकीटो हवा की ऊंचाइयों में उड़ता उड़ता जाता है और डायरेक्ट उन लड़कियों के पास जाकर गिर पड़ता है। वो सभी लड़कियां अकीटो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, पर अकीटो उनसे बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अचानक से नाना वहां पर आकर एक पॉइजनस गैस छोड़ देती है, जिससे कि वो सारी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं और अकीटो और सुजुनो पैरालाइज हो जाती हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर नाना अकीटो को टच करने के लिए आगे बढ़ती है, पर अकीटो जैसे तैसे कर अपनी बॉडी को घसीटते घसीटते भागने की कोशिश करता है। इसे देखकर नाना उसे भागते हुए पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अकीटो हमारा नाना को ही उसके ही ट्रैप में फंसा देता है और एक खाई से नीचे फेंक देता है। कभी उसी समय वहाँ पर ग्रैनी पहुँच जाती हैं और गेम को रोकते हुए विनर को डिक्लेयर करती हैं। अकीटो को लगता है कि वो इस कंपटीशन को जीत चुका है, लेकिन ग्रैनी बताती है कि इस कंपटीशन को जीतने वाली और कोई नहीं सुजुनो है, क्योंकि भागते समय अकीटो ने गलती से सुजुनो के पॉम पॉम दबा दिए थे, जिस वजह से सुजुनो इस कंपटीशन की विजेता बन चुकी है और आज उसकी शादी अकीटो से होगी। लेकिन सुजुनो कहते हैं कि मैं इससे शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे अकीटो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए अगर अकीटो को इनमें से कोई भी लड़की पसंद है तो वो उससे शादी कर सकता है, लेकिन अकीटो भी इसे बात के लिए छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकीटो अपने बैग से अपने सामान को बाहर निकाल रहा होता है और सोच रहा होता है कि शायद अब मैं इस आइलैंड से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इतने में ही वहाँ पर सुजुनो आ जाती है और अकीटो के बैग से उसका फोन निकालकर देखने लग जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक गैजेट नहीं देखा था, तो उसे बहुत ज्यादा ही हैरानी हो रही थी। सुजुनो अकीटो से पूछती है कि आखिर इसे चलाया कैसे जाता है। अकीटो कहता है कि ये नहीं चलेगा क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क नहीं है। जिसके बाद सुजुनो अकीटो को डिनर देती है और डिनर खत्म करने के बाद सुजुनो अकीटो को अपने साथ काम कराने ले जाती है, जहाँ पर हमारा बंदा 2 बाल्टियों को उठा रहा होता है, लेकिन भाई उससे 2 बाल्टी भी नहीं उठ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रेन बड़े बड़े मटकों को उठाकर ले जा रही होती है। ये देखकर अकीटो का ईगो हर्ट हो जाता है और वो सोचता है कि जब ये लड़की इतना भारी उठा सकती है तो मैं क्यों नहीं उठा सकता हूँ। तो वो जोश जोश में 3 बाल्टियों को उठा लेता है, लेकिन भाई वो 3 बाल्टियों को उठाकर भी हमारे बंदे की हालत बहुत ज्यादा ही खस्ता हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है, जो कि अकीटो को टोटली इग्नोर कर रिन के पास चली जाती है। ये देखकर अकीटो को लगता है कि इस पूरे आइलैंड में यही एक लड़की है जिसने मुझे मुड़कर नहीं देखा है, आखिर ये है कौन। तभी वो लड़की अकीटो के पास आती है और उससे कहती है कि मेरी बहन से दूर रहना, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की रिन की सगी बहन है। तभी रिन उसके पीछे से आती है और एक लात मारती है और उससे कहती है कि तुम इस आइलैंड के प्रिंसेस से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। अब इन सब चीजों के बाद हम देखते हैं कि अकीटो विलेज के लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो 100% दे रहा होता है, लेकिन वो एक भी काम ढंग से नहीं कर पाता है। तभी 2 लड़कियां उसे खेत में बुलाती हैं उनकी मदद करने के लिए। अकीटो एक पोटैटो के प्लांट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो नहीं निकलता है, उसकी जान जरूर निकल जाती है। तो सुजुनो भी उसकी मदद करती है उस प्लांट को बाहर निकालने में, और भाई अपना पूरा दम लगाने के बाद वो लोग एक बहुत बड़ा पोटैटो निकाल लेते हैं, जो कि सही में बहुत बड़ा था। ये देखकर हमारा बंदा काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि इस आइलैंड की जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा ही यूनिक है, जिस वजह से यहाँ के प्लांट्स और फ्रूट कुछ ज्यादा ही बड़े ग्रो होते हैं। इनफैक्ट यहाँ के जो एनिमल्स और फिशेज हैं वो भी बहुत ज्यादा ही यूनिक हैं। इधर दूसरी तरफ हम सुजो और अकीटो को देखते हैं, जो कि कुछ सब्जियों को लेकर पहाड़ के ऊंचे वाले टेंपल पर जा रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग टेंपल तक पहुंच जाते हैं। सुजो अकीटो से कहती है कि तुम जरा यहाँ पर आराम करो, मैं इन सब्जियों को टेंपल में रख के आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक मोची नाम की लड़की अकीटो के पास आती है और उसे परेशान करने लगती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर सुजो वापस आ जाती है। मोची सुजो को देखकर कहती है कि अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हारी फेवरेट वाली डिश तुम्हें दूंगी, जो कि डम्पलिंग्स हैं। जो सुनकर सुजो के मुंह में पानी आने लगता है और वो कहती है कि हाँ, मैं इस चीज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें बस मेरी बहन नाना को ढूंढना होगा। तो भाई ये सुनते ही सुजो उसे ढूंढने में लग जाती है और वो एक ट्रैप बिछाती है
और फिर एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगती है कि नाना के तो बहुत ज्यादा ही छोटे हैं। ये सुनते ही हमारे बंदे को तो उसका प्लान समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। लेकिन थोड़ी ही देर में नाना भागते हुए आती है डायरेक्ट सूजो के पास और कहती है कि तुम ऐसे मेरे फिगर का मजाक नहीं उड़ा सकती हो। लेकिन तभी उसकी नजर अकीटो पे पड़ती है तो वो डायरेक्ट अकीटो के पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लग जाती है। वहीं पीछे से सूजो उसे बोरी में भरने वाली होती है कि तभी नाना का पोकेमॉन वहाँ पर आ जाता है और अकीटो और नाना को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन अचानक से सूजो उसके सामने आ जाती है और नाना से कहती है कि मैं अपनी फेवरेट डिश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर नाना अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और सूजो के सामने एक ऑफर रखती है और कहती है कि मैं मोची से ज्यादा अमाउंट तुम्हें पे करूंगी, मेरे साथ आ जाओ। तो ये सुनते ही सूजी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ आ जाती है। फिर वो दोनों ही मिलकर मोची को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पर वो लोग प्लानिंग बनाते हैं कि मोची को कैसे हराया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि वो मोची को हरा सके। जो सुनकर नाना को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो मोची की बुराई करने लग जाती है सूजो के सामने। वो कहती है कि मोची की तो उम्र भी निकलती जा रही है शादी की और वो अभी तक बूढ़ी भी लगने लग गई है। और हम देखते हैं कि मोची पीछे से भाई ये सब सुन रही होती है। उसकी बातें सुनकर उसके दिल में काफी ज्यादा ही ठेस पहुंचती है और वो गुस्से में नाना के ऊपर अपनी कुछ लेजेंडरी टेक्निक से अटैक कर देती है और उसकी बुरी हालत कर देती है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सूजो और अकीटो कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक से सूजो अकीटो को अलर्ट करती है और कहती है कि इस जगह की रोड थोड़ी खराब है, इसलिए संभल के चलना। लेकिन एट द एंड वही वहाँ से फिसल जाती है और डायरेक्ट नीचे गिर पड़ती है। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि उसे कुछ हुआ नहीं होता है। फिर वो दोनों साथ मिलकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से अकीटो को एक टूटा हुआ स्टैचू दिखता है जिसे देखकर सूजो तो डर जाती है। इसे ओजियो कहा जाता है जो कि भाई एक कर्स ऑब्जेक्ट होता है। सूजो यहाँ पर अकीटो को उसे छूने के लिए मना करती है, लेकिन हमारे बंदे को एक अलग सी चुल होती है तो वो उन सारे टुकड़ों को मिलाकर एक परफेक्ट स्टैचू बना देता है। सूजो उससे मना करती है और कहती है कि तुमने इसे टच कर लिया है, अब तुम्हें कर्स लगेगा। लेकिन हमारा बंदा एक सिग्मा होता है इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर भाई सूजो अभी भी बहुत ज्यादा ही डरी होती है उस कर्स को लेकर। तभी अचानक से उसे अकीटो के पीछे वही स्पिरिट दिखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही डर जाती है और अकीटो को उसके बारे में बताती है। लेकिन अकीटो को लगता है कि इसका दिमाग खिसक चुका है तो वो उससे कहता है कि तुम शांति से सो जाओ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि अभी भी सुजुनो उस इंसिडेंट को लेकर काफी ज्यादा ही डरी होती है और इसी चीज को देखकर नाना उसे और ज्यादा ही डराने की कोशिश भी करती है, जिससे कि हमारी बंदी की सिट्टी पिट्टी गुल हो रही होती है। हम उसी रात को देखते हैं कि नाना सुजुनो के घर के बाहर पहुंच जाती है एक मास्क लेकर ताकि वो उसकी मदद से सुजुनो को डरा सके। लेकिन वो ये सब कर पाती उससे पहले उसके सामने वही स्पिरिट आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर अकीतो बाहर आता है तो नाना कहती है कि देखो घोस्ट, लेकिन अकीतो को कोई भी घोस्ट दिखता नहीं है तो उसे ये सब झूठ लगता है। वो डायरेक्ट वापस से अपने रूम में जाता है। वो जैसे रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि सुजुनो के ठीक पीछे वही घोस्ट बैठा हुआ है, लेकिन हमारे बंदे को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तभी अचानक से वो घोस्ट अकीटो के ऊपर अटैक कर देता है पर अकीटो अपने एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है। जिसके बाद उस घोस्ट का अकीटो मास्टर बन जाता है और अकीटो उस घोस्ट से कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए तुम हमें छोड़कर चले जाओ। और भाई वो घोस्ट अपने मास्टर की बात मान लेता है और वहाँ से निकल जाता है। उस घोस्ट के जाने के बाद ये दोनों लड़कियां भी वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर अकीटो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उसे समझ आ गया होता है कि अगर उसे यहाँ पर टिकना है तो उसे अपनी स्टेमिना को बढ़ाना होगा, तभी कुछ मजा आएगा। इसीलिए वो लगातार ट्रेनिंग करते जाता है। तभी उसके पास सूजो आती है जो कि उसे बताती है कि हमारे आइलैंड की वाटर सप्लाई कट हो चुकी है, जिस वजह से पूरे आइलैंड में पानी बंद हो चुका है। हमें नहाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगी पास वाली नदी से पानी लाने में। जिस पे अकीटो मान जाता है और फिर वो सभी लड़कियों के साथ मिलकर भर भर के ड्रम एक जगह पर पानी इकट्ठा करता है और जिससे कि सारी लड़कियां वहां पर नहाती हैं। लेकिन ये पानी भी उनके लिए बहुत ज्यादा ही कम पड़ रहा होता है क्योंकि पानी से बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि जितना पानी वो लोग बर्बाद करते हैं नहाने के लिए, अब वो लोग सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही नहाएंगे। इस पर हमारा अकीटो द लेजेंड कहता है, इसीलिए मैं तो तुम्हारे आइलैंड का पानी कभी खर्च ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से मैंने नहाया ही नहीं है। ये सुनकर वो सभी लड़कियां उसकी तरफ गुस्से से देखती हैं और कहती हैं कि तभी सोचे तुम्हारे पास से इतनी ज्यादा बदबू क्यों आती है, तुम नहाते ही नहीं हो। जिस पर हमारे बंदे को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। तो वो अगले दिन ही एक लेटर छोड़ता है लंबा चौड़ा सा, जिसमें लिखा होता है कि वो अकेले ही वाटर सप्लाई को ठीक करने के लिए जा रहा है। और सही में
वो सही में निकल जाता है एक ऊंची सी पहाड़ी में जहाँ पर वाटर सप्लाई का प्लांट बना हुआ है उसे ठीक करने के लिए। लेकिन भाई वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा ही ऊंचाई में है और खतरा मोड़ मोड़ पे होता है, जिसकी वजह से हमारा बंदा पहाड़ी से गिर भी जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर चिकीपी आ जाती है अपने पोकेमॉन के साथ और उसे बचा लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेटर को पढ़कर वो सारी लड़कियां आ चुकी होती हैं हमारी अकीटो की मदद करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अकीटो और सुजुनो उस प्लांट के कुएं के अंदर जाते हैं वाटर सप्लाई को चेक करने के लिए। वो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है, तो वो दोनों मिलकर उस मिट्टी को साफ करने लगते हैं। तभी अचानक से एक और अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से कुएं की जो जमीन होती है वो टूट जाती है और वो दोनों ही वहाँ से एक दूसरी केव में गिर जाते हैं। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उस अर्थक्वेक की वजह से वहाँ का जो एंट्री होती है वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी होती है। और लेकिन यार हमारी जो सुजुनो होती है वो हार नहीं मानती, वो वहाँ पर नया रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक से अकीटो नोटिस करता है कि सुजुनो के पैरों में चोट लग गई है, तो वो डायरेक्ट सुजुनो के पास जाता है और उससे कहता है कि आओ मेरे कंधे में बैठ जाओ। सुजुनो उससे मना करती है, तो वो कहता है कि मैं ऐसे किसी भी लड़की को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, और ये कहकर वो उसे अपनी पीठ में बैठा लेता है। फिर वो लोग आगे केव में बढ़ने लग जाते हैं एग्जिट को ढूंढने के लिए। वो आगे पहुँचते पहुँचते एक अलग ही केव में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमारे अकीटो को पानी दिखता है जो कि बह रहा होता है। तो वो उस पानी को बाहर निकालने के लिए अपने हथियार से उसे खोदने लगता है। भाई हथियार दूसरा वाला हथियार, वो वाला हथियार नहीं। अकीटो यहाँ खोद रहा होता है कि तभी उसका हथियार टूट जाता है, लेकिन अकीटो हार नहीं मानता है और अपने वेपन के डंडे से ही वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ही आवाज होती है। और उस आवाज को सुनकर वहाँ पर जो ड्रैगन सो रहा होता है वो उठ जाता है। ड्रैगन को पता चलता है कि वो इतने समय से पानी को रोके हुए है, तो वो तुरंत ही अपनी गलती को मानते हुए अब पानी को स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उस केव में एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है, जिसमें कि अकीटो और सुजुनो बहने लग जाते हैं। सुजुनो तो बेहोश होकर डूबने लग जाती है, लेकिन इस बार अकीटो उसे बचा लेता है। पानी के बहाव की वजह से वो लोग डायरेक्ट उड़ते हुए उस कुएं से बाहर आ जाते हैं और उनकी जो वाटर सप्लाई होती है वो भी वापस से स्टार्ट हो जाती है और पूरे विलेज में, इनफैक्ट पूरे आइलैंड में वापस से पानी सप्लाई होने लग जाता है। और भाई इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना